हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज से टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, ये सही है। शिप बिल्डिंग में इसका यूज होता था। रेल लाइनों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1864 में की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। 1905 में नहीं, 1906 में हुई थी। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कही जाती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, तो केवल 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण, ये सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। सूखी लकड़ी हो या किसी प्रकार की औषधि हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते थे गांव वाले इससे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है उसका नाम है लादिंग, तो 1 का डी हो जाएगा। मध्य अमेरिका में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है उसका नाम है मिल्पा, तो 2 का सी हो जाएगा। अफ्रीका के शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है चितमेन, तो 3 का बी हो जाएगा। और श्रीलंका में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका नाम है चेना, तो 4 का ए हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम देखें तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का सी, 4 का ए, 4 का सी नहीं, 4 का ए, राइट ऑप्शन सी होगा। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतू खेती के लिए विरुद्ध क्यों थे? घुमंतू खेती के विरुद्ध क्यों थे? तो घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, ये सही है। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, ये भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई, ये सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई, ये भी सही है। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, ये भी सही है, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? पारंपरिक पूजा विधि को नहीं, जनजातीय कृषि प्रथा को, ये भी नहीं, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को कहा जाता था। देवसारी या मान, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्लैंडोंग डिएंस्टेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था, नहीं, ये व्यवस्था डचों के द्वारा जावा सुमात्रा में किया गया था, जावा में, तो इसलिए ये गलत है। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। सरना, देवरा, कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? झूम खेती के प्रकार थे, नहीं। जनजातीय लोगों द्वारा शिकार की पद्धति थी, ये भी नहीं। जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा हुआ करता था, ये राइट ऑप्शन सी होगा। चरवाहा समुदाय तथा उससे संबंधित तथ्य से मिलान करें। चरवाहा समुदाय, संबंधित तथ्य, गोला समुदाय, तो गोला समुदाय जो है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते थे और गाय भैंस पालते थे, तो 1 का यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 का बी। और कुरुमा समुदाय,
कुरुमा और कुरबा समुदाय जो है ये भेड़ बकरियां पालते थे। तो इसमें से 2 का ए हो जाएगा। राइका जो है ये राजस्थान से संबंधित है, तो 3 का सी हो जाएगा। अधांगर जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसमें से सही ऑप्शन हम देखें तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी होगा। बी ऑप्शन सही होगा। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरा स्थान तक भ्रमण करते थे, ये सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो मूल्य एवं मान्यताएं होती थी, हुनर भी, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां, इन सबों का आदान प्रदान होता था। तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? तो समुद्री व्यापार का पता चलता है, राइट ऑप्शन बी होगा। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था, नहीं, समुद्री रास्ते भी शामिल थे इसमें। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, चीन को एशिया के भूभाग से नहीं, यूरोप तक ये जाता था, ये गलत है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, ये सही है। सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, एशिया से यूरोप की ओर नहीं, यूरोप से एशिया की ओर आती थी। तो 4th स्टेटमेंट गलत है, केवल 3 सही है, इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। तो चीन में एक गुफा पेंटिंग है, उस गुफा पेंटिंग का नाम है मोगाओ ग्राटोज, और ये चीन के गंसू प्रोविंस में स्थित है, और उस गुफा का क्रमांक है, नंबर है 217, राइट ऑप्शन डी होगा। मार्को पोलो के किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स, राइट ऑप्शन ए होगा। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो जो है वो इटली का एक व्यापारी था, और उससे कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। स्पैघेटी क्या है? तो यह एक नूडल है जो चीन से यूरोप वगैरह में पहुंचा था, तो एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, नहीं, भारत में नहीं हुआ था, ये अमेरिकन कंटिनेंट से यहाँ पे आया हुआ है। अमेरिकन कंटिनेंट का मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन और साउथ अमेरिका, यहाँ से चल करके यहाँ पे आया था। 500 साल पहले आलू, सोया, मूंगफली वगैरह के बारे में इंडिया में जानकारी नहीं थी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये सही है। इसमें से केवल 2 सेकेंड स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो इसमें से 2 और 3 असत्य है, राइट ऑप्शन सी होगा। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, कौन कौन से हैं? व्यापार है, श्रम है और पूंजी है। तो इसमें से व्यापार सही हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा भूमि नहीं, श्रम होगा। तो 3rd तो नहीं है, कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने, तो इसमें से केवल 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था?
1871 में, राइट ऑप्शन सी होगा। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, ये सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। नहीं, प्रारंभ में यह ठेकेदारों के माध्यम से होता था और बाद में अंग्रेज स्वयं अपने कारिंदों से टैक्स वसूलने लगे। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। किसी चरवाहा में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से केवल 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो चरगाहों का स्तर गिरने लगा, ये सही है। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूथोपिया से लेकर के तंजानिया तक फैला था। नहीं, यूथोपिया से लेकर के नहीं, ये केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया तक, और ये घास का मैदान था। तो इसमें से ये गलत है। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई थी। नहीं, पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई थी। उन्हीं कबीले में से कुछ वरिष्ठ जनों को मुखिया की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और कबीला से संबंधित जो भी मामले थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मुखिया को सौंप दी गई थी। तो ये गलत है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी, ये सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही है। नई फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली थी, ये भी सही है। तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ये सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, ये भी सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यह भी सही है। तो तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, ये सही है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, यह भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। एले क्या थी? यह एक किताब थी। नहीं, कपड़ा नापने का पैमाना था और यह एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ये चेंज होते रहता था और यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो इसमें से राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। तो इसमें से ये राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, इसमें से 1, 2, 3 सही होगा, राइट ऑप्शन ए। ग्यूसिपी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, ये सही है। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला बर्न में यंग इटली, बर्न में नहीं, मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। तो ये आपस में इंटरचेंज्ड है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत है यहाँ पे। तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? ग्यूसिपी मेत्सिनी को, राइट ऑप्शन बी होगा। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 में, राइट ऑप्शन डी होगा। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की, ये सही है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा।
पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत था भाषा, राइट ऑप्शन सी होगा। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ये सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी सही है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। ऑस्ट्रिया की सेना नहीं, प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से, तो ये गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई थी, प्रसा की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो न तो एक और नहीं दो, राइट ऑप्शन डी होगा। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। जोसेफी मेजिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, यह सही है। मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सर्डिनिया पोडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रियाई बलों को, जो मंत्री प्रमुख काबूर था उसे जनतंत्र में विश्वास नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। जोसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने गृह युद्ध में हिस्सा लिया, यह सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? 1801 में सम्मिलित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, ये सही है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित किया था, ये गलत है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ये सही है। जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया, ये भी सही है। तो इसमें से असत्य कौन सा है? ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की, ये सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, सभी पार्टियों ने नहीं किया था। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट किया था, बहिष्कार नहीं किया था। तो इसमें से सेकंड गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, ये सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, ये सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें से ये स्टेटमेंट गलत है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया, ये सही है। राजू महात्मा गांधी के समानता के गुण गाते थे, ये सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने
कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से पृथक नहीं, कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसमें से ये स्टेटमेंट गलत है। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, ये सही है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये सही है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए ऑप्शन गलत है। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। लिबरल सरकार ने नहीं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने किया था, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने, तो इसलिए ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे, ये सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया, ये सही है। तो इसमें से सत्य कथन है 2 और 3, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो उन्होंने 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे शुरू किया गया था, ये सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया, ये सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था? नहीं, समर्थन नहीं किया था। अमीर किसान और जमींदार जो है नाराज ना हो जाए, इसलिए इस आंदोलन को समर्थन करने से कांग्रेस हेजिटेट करती रही। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, ये सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये सही है। और यही कारण था कि लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दिया गया था। कांग्रेस जो है इसमें हिचकिचाती रही थी, तो कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, ये सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है। असत्य कथन का चयन करना है, इस कारण से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था? 1930 में, राइट ऑप्शन सी होगा। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। उपनिवेशिक काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये सही है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था, ये भी सही है। इसमें से असत्य कथन चुनना है तो कोई भी सही नहीं होगा इसमें से, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 तो 1 और नहीं 2। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा में, राइट ऑप्शन बी होगा। इंक्विजिशन क्या थी? तो इंक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने, राइट ऑप्शन सी होगा। कालक्रम का निर्धारण करें। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था, तो यह 18वीं सदी के अंत तक ऐसा होने लगा था, प्रेस धातु से बनने लगे थे। तो उसके बाद में बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है 19वीं सदी के मध्य तक हो गया था,
और ऑफसेट प्रेस का निर्माण 19वीं सदी के अंत तक हो गया था और उसके बाद बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था आएगा, उसके बाद बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ था 19वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद 19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस का निर्माण हो गया था। देन उसके बाद में बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1810 में हुआ था राइट ऑप्शन डी। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राम चड्ढा ने लिखी थी, राइट ऑप्शन ए होगा। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये सही है। उनकी अकादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, नहीं, सुमेरियन भाषा का स्थान अकादी भाषा ने ले लिया था लगभग 2400 ईसा पूर्व के बाद। तो इसमें से ये गलत है। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था जिसके कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें से केवल एक सही है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ये सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, नहीं, सुदृढ़ नहीं थी, इसका अभाव था। मोहनजोदड़ो की तरह ही जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, नहीं, ये भी गलत है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, ये सही है। तो इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन है इसमें से 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार का चलन था, ये सही है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, ये भी सही है। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, ये सही है। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, इटली की नहीं, स्पेन की खदानों में, ये गलत है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, ये सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, नहीं, ध्यान दिया जाता था, इसलिए ये गलत है। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी, और यही चुनना है, राइट ऑप्शन सी होगा। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? तो ये मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था, राइट ऑप्शन सी होगा। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, ये सही है। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये भी सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो सबसे पहले कैरेबियाई देश में सबसे ज़्यादा भेजा जाता था, कैरेबियाई देश में, राइट ऑप्शन बी होगा। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, ये सही है। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, नहीं, कॉर्न लॉ के तहत। तो इसमें से ये गलत है, केवल 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। औद्योगिकीकरण के इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, नहीं, उससे पहले ही हो रहा था, तो ये गलत है।
इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था। नहीं, ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, लेकिन यह उत्पादन फैक्ट्रियों में न होकर के बाहर होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण कहा जा रहा है, इससे पहले के चरण की बात हो रही है। इसके पहले के चरण को ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। तो कोई सही नहीं है इसमें से, राइट ऑप्शन डी होगा। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, तो गिल्ड था उत्पादकों का एक संगठन, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। 1840 के दशक में सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। 1840 के दशक में रेल निर्माण उद्योग नहीं, लेकिन सूती और कपास उद्योग जो है सबसे फलते फूलते उद्योग थे, तो इसलिए ये गलत है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, ये सही है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। 10 से 20% नहीं, 35 से 75% तक पहुंच गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बेरोजगारों का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये सही है। इसमें से तो केवल 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था, ये सही है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो लाहौर अधिवेशन में, राइट ऑप्शन बी होगा। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत ने लॉन्च किया है, ये सही है। गठबंधन वैश्विक के सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों में निवेश करने पर जोर देता है, ये भी सही है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के रूप में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये सही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित भी करना है। नहीं, ये गलत है। यह कार्यक्रम उन महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा जो पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम में बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल नहीं है। यह मुख्य रूप से कौशल विकास और रोजगार क्षमता पर केंद्रित है। तो इसमें से ये गलत है, तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर, गर्भगृह, टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, ये सही है।
नागर मंदिरों और आमतौर पर बड़े पैमानों पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये भी गलत है। नागर मंदिर भित्ति चित्रों या चित्रों के बजाय अपने मूर्तिकला अलंकरण के लिए जाने जाते हैं। मूर्तियाँ, नक्काशी और जटिल डिजाइन नागर शैली की अधिक विशेषता है। वास्तुकला की नागर शैली गुप्त राजवंश के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी, विशेषकर 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान। चालुक्य राजवंश वास्तुकला की द्रविड़ शैली से अधिक जुड़ा हुआ है, नागर शैली से नहीं। तो ये गलत है। नागर शैली में गर्भगृह हमेशा ऊंचे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, ये सही है। तो इसमें से 1 और 4 सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। चंदका दमपड़ा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, यह सही है। ओडिशा के खुर्दा और कटक जिलों में पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, तो ये सही है। यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, यह अभयारण्य विशेष रूप से ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए नहीं जाना जाता है। यह हाथियों की आबादी के साथ साथ काले हिरण, सांभर और चीतीदार हिरण जैसे अन्य जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये गलत है। मूसी नदी अभयारण्य से होकर के गुजरती है। नहीं, मूसी नदी नहीं गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से? यहाँ से गुजरती है ब्राह्मणी नदी। डोंगरिया कुंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपड़ा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है, ये सही है। तो इसमें से 1 और 4 सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है? तो ये द्रविड़ शैली देखी जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसमें से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS सबसे प्रभावी मानी जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है, ये सही है। विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई है। विश्व बैंक के द्वारा नहीं की गई है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 2022 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, यह सही है। कथन 2, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियाँ और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं, ये भी सही है। और इसका कारण यही है कि 10% वार्षिक वर्षा में वृद्धि हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नहीं, मालाबार सैन्य अभ्यास जो है भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये गलत है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था, ये सही है। दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है, ये सही है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? तो इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन बी होगा।
निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है? वे ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है? नहीं। वे पानी की गुणवत्ता के लिए जैव संकेतकों का स्रोत है? ये भी नहीं। उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है? ये सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा और तसरापलिंगती चू लुंगनाक नदी इसकी दो सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है? तो ऊपर जस्कर नदी का वर्णन किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित एमपीएलएड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमपीएलएड योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा सकता है। केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध योजनाओं के लिए नहीं। सांसद स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं। यह केवल उन विशिष्ट परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है, तो इस कारण से ये गलत है। ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपीलैड फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। ये सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। ये सही है। सीसीआई में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? नहीं। सीसीआई में कानून, अर्थशास्त्र, वित्त और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया जाता है। सीसीआई की संरचना में उद्योग प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। ये सही है, तो इसमें से केवल 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, राइट ऑप्शन डी होगा। किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? सोलापुर में, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? सरयू नदी में संचालित की जाएगी, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।